morning students, welcome all of you to my channel MBIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you numerical solutions of lesson number 4, and I think you have solved about question number 60. Today your first question is 61 क्वेश्चन आज समझेंगे आपका। वैसे 61 कभी पूछा तो नहीं गया किसी सन में, लेकिन सरल सा है, आप कर सकते हैं। इसको देखिए, एक 0.5 माइक्रोफैरेड का संधारित्र एक 0.75 माइक्रोफैरेड के संधारित्र से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं है, आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए। एक ये हो गया, दो ही है, एक ये कैपेसिटर हो गया, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये C1 हो गया 0.6 है शायद माइक्रोफैरेड, ये C2 हो गया 0.75 माइक्रोफैरेड। आप बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ सकते, अनुसार खोलो तो पता चलता है कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। हाँ, इनको जो है जोड़ा गया है 110 वोल्ट की बैटरी से 110 इतने वोल्ट की बैटरी से इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। बैटरी से कुल कितना आवेश लिया गया, इन दोनों संधारित्र ने बैटरी से कुल कितना आवेश लिया, आपको ये निकालना है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ इसमें से सीखेंगे। देखिए, अभी आगे आप लेसन पढ़ने वाले हैं वैद्युत चालन। तो जब वैद्युत चालन पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, निकालना कुछ भी होगा, लेकिन आपको पहले टोटल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, जैसा हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं श्रेणी क्रम समांतर क्रम, और बाद में वैद्युत धारा निकलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जब तक टोटल धारिता नहीं पता होगी तब तक आप इसका प्रतिरोध आवेश नहीं निकाल सकते। तो पूछा आपसे आवेश, लेकिन सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कुल धारिता इसकी निकालनी पड़ेगी। तो C1 और C2 समांतर क्रम में है। C1 0.5, ये कितना है C1 0.50 ऐसे। तो C1 और C2 है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तो इनकी तुल्य धारिता अगर हम निकालना चाहें C डैश, तो क्या आ जाएगी C1 प्लस C2। C1 है 0.50 लिख सकते हैं, यह है 0.75, कितना हो जाएगा 0.5 हो गया 1.25, तो 1.25 माइक्रोफैरेड आ जाएगी। ये टोटल धारिता हो गई पूरे पर्पज की। तो अगर आप चाहते हैं बैटरी से लिया गया कुल आवेश निकालना चाहते हैं, तो कुल आवेश बैटरी से या सेल से लिया गया कुल आवेश, Q इक्वल टू फार्मूला क्या लगाएंगे, CV। C आपका आया 1.25 और V है 110। कुल वोल्टेज आपको लेना होगा। कितना, ये 0 हो गया, 11 5 होगा 55, कैरी हुआ कितना 5, 22 और 5 27, कैरी हुआ 2, 11 और 2 13, यहाँ पर डेसिमल लगेगा। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा 137.5 माइक्रोकूलम। ये माइक्रोकूलम में आएगा क्योंकि हमारा जो धारिता थी किसमें थी, माइक्रोफैरेड में, और ये जो है आपका वोल्ट में था। तो ये पहला आंसर आपका होगा कुल आवेश। अब पूछा है अलग अलग आवेश, शायद इसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा। तो यहाँ पर समझिए, अगर टोटल आवेश पूछा था, इन दोनों ने कितना आवेश लिया है, तो इतना लिया है। अगर इसका आवेश निकालना हो Q1 मान लीजिए, तो Q बराबर होता क्या है, CV होता है। तो C तो हम इसकी ये वाली ले लेंगे। हमको वोल्टेज चाहिए कि यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, तो समांतर क्रम में बता क्या है, वोल्टेज सबको सेम मिलता है। तो इसको भी मिलेगा 110 वोल्ट, इसको भी मिलेगा 110 वोल्ट। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे C1 पर आवेश, क्योंकि ये है क्या, कैपेसिटर है ना, तो आवेश को स्टोर करेंगे। यहाँ से आवेश टोटल इतना आया, लेकिन यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाएगा। आवेश तो फ्लो होता है ना, आवेश दो भागों में बढ़ जाएगा, कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा। तो इसका आवेश अलग होगा, इसका अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग है, सबकी धारिता अलग अलग है। तो यहाँ पर हम इसको Q1 लिखे ले रहे हैं। Q1 हो जाएगा C1V। C1 कितना है 0.5 और V का मान है 110। तो कितना हो जाएगा ये 0, या ये 0 हटा दीजिए, कोई इसका मतलब नहीं होता दशमलव बाद। ये 0 हो गया। अब 11 × 5 कितना हो जाएगा 55। कितने अंक बाद, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा ये। तो आपका आंसर आ गया 55 क्या माइक्रोकूलम। ये 55 माइक्रोकूलम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये माइक्रो में है और ये वोल्ट में। दूसरा देख लीजिए C2 पर आवेश, इसको हम Q2 लिख दें। यहाँ पर हो जाएगा C2V हो जाएगा, C2 है 0.75 और ये है 11 0।
0, 11 से उसको मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 11 5 55, हासिल हुआ कितना 5, 77 और 5 कितना हो जाएगा 11 से 77 और हासिल कितना 5 82 और 2 अंक बाद 10 यहाँ पर, तो आपका याद आ गया 825 माइक्रोकूलम। ये आपके 3 आंसर हो गए, एक ये हो गया और एक ये आपका आंसर है, एक ये आंसर है आपका यहाँ पर। देखिए ये आपका 63 नंबर क्वेश्चन है। इस प्रकार से एक संधारित्र है, ये ए और बी आपके कनेक्टिंग वायर दिए हुए हैं। मान लीजिए इसकी जो प्लेट है इनका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, ये यहां पर भी क्या है कैपिटल ए है, और इनके बीच की दूरी क्या है स्मॉल डी है। तो एक फिगर हम अलग से बना रहे हैं इसको, चलिए यहां पर देख लीजिए। ये हमारा पहले का फिगर है, जबकि इनके बीच में वाई भरी हुई है। ये ए बी हो गए कनेक्टिंग वायर यहां से जुड़े, ये क्षेत्रफल इसका हो गया कैपिटल ए और इनके बीच की दूरी क्या है डी, और यहाँ पर क्या भरी हुई है वाई या निर्वात है। तो जब वाई या निर्वात होती है तो इसकी धारिता दे रखी है, जब प्लेटों के बीच निर्वात है तो धारिता यहां पर दे रखा है, तो धारिता C बराबर होती क्या है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और इसका मान 2 माइक्रोफैरड दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब वायु भरी हुई है तब इसकी धारिता 2 माइक्रोफैरड दी है, इसका मतलब जहां पर ये लिखा होगा एप्सिलॉन A अपॉन D वहां पर हम यूज कर सकते हैं क्या 2 माइक्रोफैरड। अब इसमें 2 प्रकार से परावैद्युत पदार्थ भर दिया, पहले ये फिगर है ऐसे परावैद्युत पदार्थ भरा है, फिर इस प्रकार से भरा हुआ। तो हमने कहा जिस फिगर को आपको समझना है उसको आप कनेक्टिंग वायर आप पैरेलल कर लीजिए ऐसे। तो इस फिगर को देखिए मैं 90 डिग्री पर मोड़ दे रहा हूं इस प्रकार से, कनेक्टिंग वायर यहां पर आ गए ए और बी। तो यहां पर आप देखेंगे ऊपर भरा हुआ है K1 मान लीजिए, इसका परावर्तन क्या है 3, नीचे K2 भरा इसका क्या है 6 है। तो आपका ये जो कैपेसिटर ये बना हुआ था, जब इसके बीच निर्वात हटा करके परावैद्युत पदार्थ भर दिया है, तो 2 प्रकार का परावैद्युत है, एक ये K1 है एक K2 है। तो यहाँ पर 2 संधारित्र बन गए, एक ऊपर संधारित्र बना हुआ है एक नीचे संधारित्र बना हुआ है, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ अलग अलग है। तो अब ये दोनों संधारित्र जो ऊपर नीचे बने हुए हैं ये किस क्रम में आपको लग रहा है, श्रेणी में कि समांतर क्रम में होंगे? ये समांतर क्रम में, एक कैपेसिटर ऊपर है एक नीचे भरा हुआ है, सीरीज से ऐसे नहीं है, तो ये किस कॉम्बिनेशन में है समांतर क्रम में है। तो आप कहोगे फर्स्ट पार्ट, जब K1 इक्वल टू 3 व K2 इक्वल टू 6 परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है तो चित्र नंबर 1 आप जो भी डालीजिएगा चित्र 1 में, ये आपका चित्र नंबर कौन सा होगा 1, या ए बी जो भी डाले ना, चित्र ए अगर लिखा तो इसको ए लिख लेंगे। तो चित्र ए में दोनों संधारित्र किस क्रम में है, दोनों संधारित्र समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में। अच्छा ठीक, समांतर क्रम में हो गए, और क्या क्या प्रभाव हुआ देखो, ये समांतर क्रम में हुए लेकिन अब इसकी प्लेट केवल इतनी बड़ी रह गई और दूसरे वाली की प्लेट इतनी बड़ी रह गई। तो क्षेत्रफल पहले जितना रहा होगा, पहले ए था, अब क्या क्षेत्रफल ए है दोनों के पास नहीं है, क्षेत्रफल आधा आधा हो गया है, आधे में ऊपर K1 भरा है आधे में K2 भरा हुआ है। तो अब क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो जाएगा, प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा A/2। यहाँ पर लिख लेंगे प्लेटों का क्षेत्रफल A/2 हो गया है, कब पहले वाले फिगर में, इस वाले में। और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, उसमें कोई परिवर्तन हुआ, प्लेटों के बीच की दूरी ये d ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा पदार्थ भरा हुआ है ना। तो अब इनकी अगर हम निकालेंगे तुल्य धारिता श्रेणी क्रम के लिए, तो पहले हमको चाहिए C1, तो C1 हो जाएगा K1 एप्सिलॉन A की जगह क्या हो जाएगा A/2 और D की जगह D ही रहेगा, और C2 निकालेंगे तो हो जाएगा आपका K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D। ये बात समझ पाए, पहले चित्र में अंतर में थे, तो हो जाएगा C1 प्लस C2, और कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। यहाँ पर C1 का मान था K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D कर ले इसको, प्लस C2 हो जाएगा K2 एप्सिलॉन A/2D। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए, इतने लोग बैठे हो, अगर हमने समांतर लिखा था और श्रेणी में बाद में कैसे हो जाएगा।
तो पता है आपको भी गलत हो रहा। ये एप्सिलॉन ए बाई डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहीं पर निकाल दे रहे हैं, सी इक्वल टू देखो 2 ये ऑलरेडी यहाँ पर हो गया एप्सिलॉन ए बाई डी का मान, और 2 नीचे लिखा हुआ है ये, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 + 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सी इक्वल टू आ गया 9 माइक्रोफैरेड। ये आपका बहुत आसान था समांतर वाला। दूसरा श्रेणी क्रम है, क्या समझ पाए हैं? ये आ चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ऊपर नीचे जब ऐसे होंगे तो समांतर क्रम होगा, अगर साइड में एक इधर होगा तो किसमें हो जाएगा, श्रेणी, अगले में श्रेणी क्रम वाला लगेगा। दूसरी कंडीशन समझे, क्वेश्चन नंबर बी में ये आपका फिगर बी बना हुआ है, इसको फिगर नंबर बी बता देंगे। इसमें ये जो दोनों संधारित्र हैं, देखिए एक यहाँ है और एक इसके आगे जस्ट जुड़ा हुआ है। इसकी ये प्लस अगर है तो इसकी ये माइनस हो गई, इसकी ये माइनस वाली इसकी ये प्लस प्लेट से जुड़ी है, अर्थात ये इसके लिए माइनस प्लेट का काम कर रही होगी तो इसके लिए प्लस प्लेट का काम कर रही होगी। तो ये किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो आप कह दोगे चित्र बी में दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? प्लेटों का क्षेत्रफल सेम रहेगा कि कुछ चेंज हो जाएगा? क्षेत्रफल ए ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि प्लेट क्षेत्रफल देखिए पूरा पूरा यूज हो रहा है। और प्लेटों के बीच की दूरी का क्या होगा, वो आधी हो जाएगी। प्लेटों के बीच की दूरी ये हो जाएगी d/2। तो जब आप C1 निकालेंगे पहले संधारित्र की धारिता, तो क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन, पहले तो K1 होगा, K1 एप्सिलॉन A अपॉन नीचे लिखोगे d/2, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और यहाँ पर हो जाएगी C2 इक्वल टू 2 यहाँ भी आ जाएगा, K2 एप्सिलॉन A अपॉन, जहाँ d/2 रखना था वहां पर क्या हो गया, डी हो गया, डी का d/2 यहाँ पर आ गया। पहले वाले में क्षेत्रफल आधा हुआ, दूसरे में दूरी आधी हो गई। अब ये श्रेणी क्रम में है, इसमें समांतर तो नहीं किए दे रहे हैं, चलो ठीक, इसमें सही कर रहे हैं। 2K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, चलिए डी यहीं रखते हैं, अभी आप कैलकुलेशन बहुत आसानी से समझ जाओगे। 1/2 K2 एप्सिलॉन A अपॉन डी, 1/c इक्वल टू, कॉमन क्या होगा देखिए, 1/2 कॉमन होगा, एप्सिलॉन A अपॉन डी हो गया कॉमन। यहाँ पर बचा हुआ 1/K1 1/K2, 1/c इक्वल टू 1/2, और इसकी वैल्यू एप्सिलॉन A बाई डी, इसकी भी 2 है, यहाँ पर 2 रख देंगे। 1/K1 कितना है, 3, 6, 1/4, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 ऊपर आ जाएगा ना, 1/2, तो C इक्वल टू आ गया आपका 8। उसको C डैश लिखा था कि केवल C, तो इसको C डबल डैश कर लीजिए आप यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, ये दोबारा आप निकाले, इसको C डबल डैश, सिंबल आप चेंज कर दिए, मतलब पूरे क्वेश्चन में एक ही सिंबल को 2 जगह नहीं यूज किए हुए, एक जगह C यूज किए, दूसरी जगह C डैश, कुछ भी चेंज कर दिए। 8 माइक्रोफैरेड आपका आंसर हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 64। आपका फिगर ऐसे बना हुआ है, ये समझ नहीं पाओगे कि इस कॉम्बिनेशन में जब तक इसको ऐसे नहीं मोड़ दो। इसको आप कनेक्टिंग वायर ऐसे कर लीजिए 36, तो 90 डिग्री पे मोड़ दिया। इसमें ऊपर के आधे भाग में मान लीजिए एयर यहाँ पर है, नीचे के परावैद्युतांक, इसका परावैद्युतांक जो है वो के ही है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई है। ये परावैद्युत पदार्थ हो गया, यहाँ पर क्या है, वायु है। तो इसमें इस प्लेट का क्षेत्रफल जो होगा, अगर क्षेत्रफल ए है पहले और इनके बीच की दूरी डी है, तो बाद में ये परिवर्तित हो गई होगी। हम यहाँ पर मानेंगे, माना समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए व बीच की दूरी डी है। अगर ऐसा है तो इस समय इसकी धारिता क्या होगी, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। और ये आपको दे रखा है कि संधारित्र की प्रारंभिक धारिता C है। तो प्रारंभिक धारिता का मतलब जब इसके बीच कुछ नहीं भरा था, ना वायु है ना परावैद्युत, वायु है परावैद्युत पदार्थ नहीं है,
उस समय इसकी धारता C दिया था, तो हमने मान लिया प्लेट का क्षेत्रफल उस समय A होगा और दूरी D होगी, तो ये C इक्वल टू इसके होगा क्योंकि इसका यूज होगा। जब आधे भाग में परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, जब आधे भाग में परावैद्युत पदार्थ के भर देते हैं तो क्या होगा, तो क्षेत्रफल कितना रह जाएगा, A/2 क्षेत्रफल हो जाएगा A/2 और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये D ही रहेगी। हम पूरा सेंटेंस यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, बोल पूरा रहे हैं, ठीक है। हिंट के लिए प्लेटों के बीच प्लेटों का क्षेत्रफल हो जाएगा A/2 और प्लेटों के बीच की दूरी हो जाएगी D। तो अब अगर हम धारता निकालेंगे C1 तो क्या हो जाएगी, पहले y वाले की हम निकाल रहे हैं, y के लिए हम सदा O लगाते हैं यहाँ पर, तो सिंबल में O लगा दिया, एप्सिलॉन A/D, तो A की जगह हो जाएगा A/2 और D तो इतना ही रहेगा। तो इस 2 को हम नीचे लिख लें, ये समझ गए कि नहीं, यहाँ कोई परावैद्युत पदार्थ के नहीं है। दूसरा हम इसको C' लिख ले रहे हैं या C1 लिख लो, तो यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ के है, चलो C1 लिख रहे हैं और एप्सिलॉन हो जाएगा A/2 है तो 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो इनकी धारता पहले वाले की ये हो जाएगी क्योंकि पहले वाले में वायु भरा है, क्षेत्र भरी है और क्षेत्रफल कितना हो गया आधा, दूसरे वाले की ये हो जाएगी जहां पर के परावैद्युतांक भरा हुआ। अब ये है किस कॉम्बिनेशन में, ये समांतर क्रम में, तो लिख लोगे C0 व C1 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो तुल्य धारता C बराबर क्या हो जाएगी, C0 प्लस C1। C0 की वैल्यू है एप्सिलॉन A/2D प्लस K एप्सिलॉन A/2D। C इक्वल टू कॉमन हो जाएगा आपका एप्सिलॉन A/2 और D, यहाँ पर बचा है 1 प्लस K। C इक्वल टू, अब देखो C, ये देखो ये भी सिंबल दिया हुआ था, तो इसको हम C ना मान करके क्या मान ले, C'। सिंबल आपको बदलना है, ये नहीं कि सब एक ही जैसे सिंबल हो जाए। ये पहले की धारता थी जब वायु भरी है, अर्थात प्लेट का क्षेत्रफल जब A था और दूरी D थी, तब ये धारता थी, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, C। देखो एप्सिलॉन A/D की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C। तो ये C लिख लिया, पहले की धारता जब पूरे भर में क्या थी, वायु थी या निर्वात था। आपका आंसर आ गया, यही आपको प्रूव करना था कि बाद की धारता कितनी हो जाएगी। अगर हम आधे भाग में वायु आधे भाग में परावैद्युत भर दे तो बाद की धारता C' कितनी हो जाएगी, C' आपकी ये हो जाएगी। यही प्रूफ भी करना था, इसमें आंसर दिया है वहीं पर। 66 नंबर देखिए, क्वेश्चन इजी है, पढ़ के थोड़ा सा देखें। एक परिवर्ती संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, एक ही संधारित्र है और उसको 100 वोल्ट से जोड़ा गया है, तो पहले हम वोल्ट लिख ले रहे हैं 100 वोल्ट। एग्जाम में केवल आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लैंग्वेज लिख करके लिखेंगे परिवर्ती संधारित्र को 100 वोल्ट से जोड़ा गया है, V बराबर 100, ऐसे लिखेंगे एग्जाम में। 100 वोल्ट से जोड़ा गया है। अब इसकी जब धारिता बदल सकती है तो लिखा हुआ है यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड से बदलकर 2 माइक्रोफैरेड कर दी जाए। तो पहले देखिए इसकी धारिता रखी गई 10 माइक्रोफैरेड C1 और C2, बाद में इसकी बदल करके कितनी कर दी गई, 2 माइक्रोफैरेड कर दी गई, 2 माइक्रोफैरेड, क्योंकि ये परिवर्ती संधारित्र है, इसकी धारिता बदली जा सकती है। कर दी जाए तो ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। अब ऊर्जा आप पहले की ऊर्जा निकाल लीजिए, वोल्टेज वही है 100 वोल्ट ही है, धारिता इतनी पहले रखी गई फिर इतनी रखी गई, तो ऊर्जा में परिवर्तन आपको निकालना है, ऊर्जा में परिवर्तन। अब ये तो हमको पता नहीं कौन सी ऊर्जा ज्यादा होगी, हाफ C1 V² CV² होता है, तो पहले की धारिता ले लिया, पहले का वोल्टेज, इसमें से माइनस कर देंगे हाफ C2। आप जानते हैं जिसकी धारिता ज्यादा होगी उसकी यहाँ पर एनर्जी ज्यादा होगी, तो C1 की ज्यादा है। परिवर्तन ज्ञात करना था, 2V² कॉमन हो जाएगा, C1 माइनस C2, हाफ CV² होता है ऊर्जा का फार्मूला जानते हैं, V² 100 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर 10 की पावर 4 हो जाएगी, स्क्वायर कर दिया। C1 है 10 माइक्रोफैरेड में है, लेकिन एनर्जी जूल में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा फैरेड में। ये सब आपको ध्यान रखना, अगर माइक्रो में रख दोगे तो एनर्जी जूल में नहीं आएगी, फैरेड। -2 × 10 की पावर -6, ये हो जाएगा 1/2 10 टू द पावर 4। यहाँ पर 2 जीरो है, 2 पावर लगी, ये कॉमन ले लीजिए पावर इसकी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 - 2 8, ये डिवाइड कर दीजिए 4 × 10 टू द पावर कितनी आ जाएगी -2।
इतने जूल आंसर हो गया आपका, इजी था। क्वेश्चन नंबर 67 आपका है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड है तथा इस पर आवेश 100 माइक्रोकूलाम है। आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कार्य निकालना है, आप ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लीजिए, वो कार्य के बराबर होता है। पूरे फिजिक्स में कहीं भी आपको कार्य निकालना है तो अगर ऊर्जा में परिवर्तन निकाल सकते हो तो ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लो, वो किए गए कार्य के बराबर हो जाता है। या कहीं आपको ऊर्जा में परिवर्तन निकालना हो तो किया गया कार्य निकाल लीजिए, ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो अब यहाँ पर कहा गया दूरी आधी या दोगुनी जो भी की गई है, लेकिन जब तक हम दूरी प्लेटों के बीच की पहले से मानेंगे नहीं, कुछ क्षेत्रफल मानेंगे नहीं, तब तक आधा दोगुना कैसे कर देंगे। तो हमने माना ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है और इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल है a और इसके बीच की प्लेटों के बीच की दूरी है d, ठीक है, ये दूरी मैंने d मान रखा है। तो सबसे पहले जो दे रखा है इसमें कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड है। कब 10 माइक्रोफैरेड है, जब यहाँ पर वायु भरी है, क्षेत्रफल a है, दूरी d है। प्रारंभिक धारिता इसको हम लिख ले रहे हैं, प्रारंभिक धारिता C इक्वल टू दी हुई कितनी 100 या 10 माइक्रोफैरेड। तो ये जो 10 होगी वो इसके इक्वल हो जाएगी, एप्सिलॉन A अपॉन D इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड। अब केवल आप C इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड लिख लेंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको दूरी आधी दोगुनी करनी है। अब लिखा हुआ है आगे कि तथा इस पर आवेश 100 माइक्रोफैरेड है। प्रारंभिक आवेश माइक्रोकूलाम, हाँ, प्रारंभिक आवेश Q इक्वल टू, इनको 1 भी लिख सकते हो आप क्योंकि प्रारंभिक है। तो ये कितना दिया हुआ है 100 माइक्रोकूलाम, जरूरत पड़ेगी तो इसको कूलाम में हम चेंज कर लेंगे, इतना है। आवेश को नियत रखते हुए, आवेश में कोई परिवर्तन ना किया जाए, आवेश बाद में भी इतना रहे। आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। अर्थात अगर प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दें तो कितना कार्य करना पड़ेगा। यदि प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो धारिता कितनी हो जाएगी। देखिए धारिता C2 इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन 2D, यही तो हो जाएगा। प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, क्षेत्रफल वही रखा जाए, केवल दूरी दोगुनी कर दी जाए तो 2D हो जाएगा। तो अब धारिता कितनी निकलेगी 1/2 और ये एप्सिलॉन A अपॉन D की वैल्यू ये देखो रखी हुई है 10। तो अब धारिता कितनी आ जाएगी 5। समझ पाए कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो धारिता कितनी हो जा रही है, आधी हो जा रही है। क्यों, क्योंकि बटे में 2 आ रहा है यहाँ पर। तो धारिता C1 और C2 पता है, तो कहा गया प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, अर्थात ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने में किया गया कार्य बराबर ऊर्जा में परिवर्तन। निकाल सकते हो ऊर्जा में परिवर्तन, क्या ऊर्जा में परिवर्तन, तो किया गया कार्य W बराबर ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U। ऊर्जा में परिवर्तन पहले देख लिए, ऊर्जा किस फार्मूले से निकालोगे, आपको Q दिया है और C दिया हुआ है, तो किस फार्मूले से निकालोगे। Q सबके लिए सेम है, पहले भी वही बाद में भी वही। फार्मूला आपके पास क्या होता है, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। फार्मूला देखिए Q स्क्वायर अपॉन C होता है, फार्मूला देख लीजिए। तो Q स्क्वायर हो गया, C पहले कौन सी C1 माइनस कर लीजिए हाफ Q स्क्वायर अपॉन C2। ये ऊर्जा में परिवर्तन होगा। प्रारंभिक ऊर्जा निकालोगे तो पहले का आवेश पहले की धारिता ले लोगे, बाद की अगर ऊर्जा निकालनी कितनी हो गई, जब दूरी दोगुनी कर दिया है तो दोगुनी दूरी वाली ये धारिता ले लेंगे। समझ गए होगे। कॉमन ले लीजिए, जो भी कॉमन हो रहा है, 1/2 कॉमन हो रहा है, Q कॉमन हो रहा है, बचेगा 1/C1 माइनस 1/C2। Q कितना है, माइक्रोफैरेड में नहीं रखेंगे, माइक्रोकूलाम में नहीं रखोगे, यहाँ आप 100 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम में कन्वर्ट करके रखोगे, ठीक है। इसका स्क्वायर, अच्छा Q स्क्वायर है तो Q स्क्वायर कर देंगे। चलो इसको थोड़ा सा यहीं पर सॉल्व कर लो।
100 इंटू 10⁻⁶ कूलम था, तो इसको आप लिख सकते थे 10⁻⁴ कूलम। ठीक है, अब यहाँ पर 10⁻⁴ का स्क्वायर करेंगे, 10⁻⁴ और उसका स्क्वायर अपॉन 2। C1 ये भी माइक्रोफैरेड में दिया हुआ है, 10 और 10 की पावर कितनी करोगे -6। ऊर्जा निकालते समय कुछ भी माइक्रो में नहीं रखना है। 10⁻⁶ ये पावर कितनी आ जाएगी 10⁻⁸ अपॉन 2। ये 10⁻⁶ अगर ऊपर ले जाओगे प्लस की पावर हो जाएगी, या हम चलो नीचे से ही कॉमन ले रहे हैं, तो 10 की पावर नीचे कितनी कॉमन हो गई 1/10 -1/5। ये निकलना किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तन। यहाँ पर कैलकुलेशन ले लीजिए, W = ये पावर ऊपर जाएगी, कितना बचेगा -2/2। एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 1 - 2। W = 10 की पावर -2/2। यहाँ पर कितना बचेगा -1/10। W = ये आ रहा है 10 की पावर -2/20। माइनस का ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब है चाहे कमी हो रही हो चाहे वृद्धि। देखो ऊर्जा में कमी हो रही, पहले ज्यादा ऊर्जा में कौन सी ज्यादा थी, बाद वाली ज्यादा है, तभी तो माइनस का आया है ना, बाद वाली ऊर्जा ज्यादा है, तो ऊर्जा में यहाँ पर वृद्धि हो रही थी। अगर बाद वाली ऊर्जा ज्यादा ना होती तो आंसर माइनस का ना आता। तो आपको ऊर्जा में परिवर्तन निकालना, चाहे पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए। ठीक है, अगर माइनस का आ रहा है तो इसका मतलब है बाद वाली ऊर्जा ज्यादा है, इसका मतलब ऊर्जा में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। ठीक है, अगर प्लस का आता तो पहले वाली ज्यादा थी, बाद वाली कम थी। ठीक, तो ये परिवर्तन माइनस का प्लस का आपको आंसर पॉजिटिव निकाल देना है। तो 1/2 हो गया, प्लस का ले रहे हैं, ये 0 अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस का -3। इसको कैलकुलेट करोगे 0.5 10⁻⁻3 इतने जूल कार्य करना पड़ेगा। डेसिमल उधर ले जाओगे एक अंक तो -4 पावर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश लैंप में 10 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैरड है समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखिए 10 संधारित्र हैं, 10 संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जिनमें प्रत्येक की धारिता कितनी दी हुई है, प्रत्येक की धारिता भी है 10 माइक्रोफैरड। अब अगर 10 संधारित्र हैं और प्रत्येक की धारिता कितनी है 10, ठीक है, C1 C2 C3 ऐसे C10, ठीक, और सबकी धारिता कितनी 10 माइक्रोफैरड। तो इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, अतः तुल्य धारिता समांतर क्रम में लिखा हुआ है, तुल्य धारिता C' बराबर कितनी हो जाएगी, देखो 10 बार जोड़ोगे ना 10 समझ पा रहे हैं। 10 तो अभी लिख भी नहीं भी तो 5 ही लिख पाए, 6 7 हो गए, 8 9 10 सब समांतर क्रम में 10 संधारित्र जुड़े थे। ठीक, तो आप ऐसे 10 की जोड़ लोगे तो कितनी आ जाएगी 100 माइक्रोफैरड इनकी तुल्य धारिता हो गई। 10 संधारित्र थे, प्रत्येक की धारिता थी 10 माइक्रोफैरड, जुड़े थे समांतर क्रम में। तो जो फ्लैश लैंप बनाया गया है उसकी तुल्य धारिता है इतनी, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इन पर 100 वोल्ट विभव लगाकर 100 वोल्ट का विभव लगाया गया है, ये वोल्ट में है वो माइक्रोफैरड में है। विभव लगा करके ट्रिगर दबा दिया जाता है। गणना कीजिए एक फ्लैश से कितनी ऊर्जा वितरित होगी। आपको याद करना एक फ्लैश से कितनी ऊर्जा वितरित होगी, यू निकालना है। फार्मूला क्या होता है, हाफ CV²। आप क्या करेंगे यहाँ पर लैंग्वेज लिख लेंगे, जो भी लिखना है, फ्लैश लैंप से वितरित ऊर्जा यू बराबर C' है 100, ये माइक्रोफैरड में था, 10⁻⁶ V², यहाँ माइक्रो में कुछ नहीं चलेगा, 1/2, ये 10⁴ हो जाएगी ना, -4, और ये भी 10⁻+4 आ जाएगी। इसको इसके साथ सॉल्व किया, -4 इसकी +4, ये दोनों कैंसिल होकर के पावर 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, बचा क्या 0.5। ये आंसर हो गया आपका, इतने जूल ऊर्जा वितरित होगी। आसान क्वेश्चन था, ये आ सकता है।
देखिए आपका जो 70 नंबर क्वेश्चन है उसमें ऊर्जा घनत्व दिया है, ना कि ऊर्जा, दोनों में अंतर रखेंगे। ऊर्जा घनत्व जो होता है इसका मतलब जूल प्रति मीटर क्यूब होगा, अन्यथा जूल होता है। ये एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, आप यहाँ पर जो लिखेंगे तो मात्रक अवश्य लिख दिया करेंगे एग्जाम में जब भी लिखेंगे। आता ये फार्मूला होता है U = ½ एप्सिलॉन E स्क्वायर। डेरिवेशन इसका मैं बताऊंगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन एग्जाम के लिए, ठीक है, देख लीजिए।